नमस्कार दोस्तों। आज डेट है 30 जुलाई 2021। स्वागत है आपका द हिंदू के एडिटोरियल डिस्कशन में। ये एडिटोरियल डिस्कशन हम हिंदी में करते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको हिंदी में मिल जाएगा। उसके लिए आप बुद्धा एस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और ये यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि ये एडिटोरियल डिस्कशन आपको डेली मिलता रहे। और बेल आइकन को भी अपना दबा लीजिएगा। और आप हेल्प हो तो थोड़ा सा शेयर भी कर लीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, कि उनको भी पढ़ाई में इनपुट मिल पाए। ठीक है, तो आज हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं। ये दो आर्टिकल जो है वो रिलेट करता है। पहला तो है ई कॉमर्स कंपनी के लेके, ठीक है, ई कॉमर्स कंपनी है उनको नियम को लेके। और दूसरा जो है दिवालिया और दिवालियापन जो संहिता है, वो जो कानून है, इस कानून में जो फेरबदल किया जाता है, इस कानून में क्या क्या समस्या है उसको रिलेटेड है। तो देखते हैं, पहला आर्टिकल डिस्कस करते हैं। पहला आर्टिकल आप जीएस पेपर 3 से, ये 3 है, ओके, इसको जीएस पेपर 3 से आप लिंक कर सकते हो इसको, अर्थव्यवस्था से नए ई कॉमर्स कंपनी के जो नियम है उससे रिगार्डिंग। ठीक है, सबसे पहला संदर्भ क्या है? संदर्भ ये है कि ई कॉमर्स के जो नियंत्रण के लिए सरकार के द्वारा कुछ संशोधन किया गया है। संशोधन में प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव ये किया गया है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में प्रस्तावित किया गया है। सबसे पहला चीज हम देखते हैं कि ई कॉमर्स कंपनी काम कैसे करती है। देखिए, ई कॉमर्स कंपनी कैसे काम करती है। जैसे आप एक कस्टमर है, ठीक है, या एक शॉपकीपर है जो सामान बेचता है। बीच में ई कॉमर्स कंपनी आपके पास मोबाइल फ़ोन है, उसमें फ़ोन में आपका ऐप के माध्यम से, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये जो जितने भी है, ओके, तो इसके माध्यम से आपके पास ऑप्शन देते हैं, आप यहाँ से बुक करते हैं, ये इनको प्रोवाइड करते हैं। तो ये बीच में एक मीडिएटर का काम करते हैं, जो कस्टमर को और शॉप को, ठीक है, कस्टमर को और दुकान वाले को एक जगह मिलाता है। यही कहलाता है ई कॉमर्स कंपनी। इसी से संबंधित बहुत सारे जो चुनौतियां हैं, जो चुनौतियों के लेके है, तो ये प्रस्ताव आया था। राइटर इसमें प्रस्ताव में कुछ बात ये बता रहे हैं कि जो प्रस्ताव लाया गया था, इसमें क्या क्या चुनौतियां हैं, क्या क्या प्रॉब्लम है, जिस प्रस्ताव को लाने की ज़रूरत क्या थी, या ये लाना सही था कि नहीं था, उससे रिलेटेड। इसमें सबसे पहली बात बताया जाता है, मुख्य अनुपालन ये किया गया है कि पहले आपको एक अधिकारी स्थानीय स्तर पे बनाना पड़ेगा। एक मुख्य अनुपालन अधिकारी और एक स्थानीय शिकायत, यदि शिकायत मिलता है, एक नोडल ऑफिसर के तरह पे यहाँ पे शिकायत अधिकारी स्थानीय तौर पे बनाना पड़ेगा, नियुक्त करना पड़ेगा आपको। उसके बाद है, आप जो लेनदारी और दायित्व का जो प्रावधान है, ठीक है, उनको लेनदारी और दायित्व का जो प्रावधान है, इसको ख़त्म करना। ई कॉमर्स संस्थानों का जो पंजीकरण है, ये पंजीकरण करना इम्पोर्टेंट है। और फ्लैश बिक्री है, इसको प्रतिबंध करता है। ठीक है, लेनदारी और देनदारी, जैसे आपने पैसे से खरीदा सामान, आपके पास सामान पहुंचा और आपको जो सामान पसंद नहीं है, आपने वापस कर लिया, तो टाइम के अनुसार से, टाइम के लिमिट में इस कस्टमर के पास पैसा रिटर्न हो जाना चाहिए। इससे रिलेटेड इसमें चुनौतियाँ, इसमें प्रावधान किया गया है। इस प्रावधान में राइटर अब एक एक पॉइंट को विश्लेषण करते हैं और बताते हैं कि ये प्रावधान लाना जरूरी था या नहीं था। सबसे बड़ी बात, ये जो नियम है वो बड़ा दायरा है। जो नियम बनाया गया है उसकी दायरा बढ़ा दी गई है। इस नियम के अनुसार डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पे, ठीक है, खरीदने वाले या बेचने वाले को एक साथ जोड़ा जाता है, राइट। तो ये नियम का दायरा के बारे में बता रहा है। तो इसमें यह है कि जो भी कंपनी इलेक्ट्रॉनिक रूप से हो या फिर नेटवर्क पे डिजिटल रूप से हो, आप यदि सामान को बेचते हैं या फिर सेवा प्रदान करते हैं, जिस तरह से देखिए अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, ये क्या करते हैं, सामान को बेचते हैं। लेकिन वहीं पे आप देखेंगे कि डिलीवरी वाले, ठीक है, जो फूड डिलीवरी होते हैं, जैसे जोमेटो, ये सेवा देते हैं आपको, रेस्टोरेंट से आपके पास लाके ये प्रोवाइड करते हैं। उस तरह से देख सकते हैं होटल बुकिंग वाले, ठीक है, ये सारे पे ये नियम लागू होंगे। ठीक है, इसको एक ब्रॉड रूप से लागू किया गया। उसके बाद एजेंडा का अलग है, ठीक है, एजेंडा इनका अलग है। इनका ये है कि ये जो नियम है उपभोक्ता संरक्षण के अलावा और भी चीज़ बताता है। उपभोक्ता संरक्षण के साथ साथ एक तो इनका एजेंडा होना चाहिए कि ये बात करते हैं किसमें संशोधन किया है, उपभोक्ता को संरक्षण देने के लिए। लेकिन इनका एजेंडा एक तरह ये है कि आपको एमएसएमई को और मेक इन इंडिया को बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये जो एजेंडा जो आपका है, और आप कर कुछ और रहे हैं, उसके पक्ष में राइटर बता रहे हैं। उसके बाद है क्रियान्वयन में चुनौतियाँ। राइटर के द्वारा बताया जाता है कहनी और कथनी में बहुत अंतर होता है। जो आप कहते हैं, कानून में बात किया जाता है,
और जो कानून का अनुपालन किया जाता है, दोनों में अंतर होती है, दोनों अलग अलग बात होती है। जैसे एक मोबाइल में आपने फीचर देखा होगा और आपके भी मोबाइल में होगा, डू नॉट डिस्टर्ब, ठीक है। इसमें ये होता है कि डू नॉट डिस्टर्ब मतलब कि आप ये क्लिक कर देंगे, ये फंक्शन ऑन कर देंगे तो आपको कहीं से कॉल नहीं आएगा, डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन ये होता है कि जब आप इसको करेंगे ना, फिर भी जो स्कैम वाला कॉल होता है वो कॉल ये ऑन भी रहेगा, फिर भी आपके मोबाइल में आता रहेगा। तो क्या यह रोक पाया? नहीं रोक पाया। ये जो स्कैम वाला चीज़ है ये भी राइटर के द्वारा बताया जाता है। उसके बाद राइटर के द्वारा बताया जाता है एक कि अभी तक आप तो ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस का बात कर रहे थे, ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस का, ठीक है, व्यापार सुगमता से हो ये, लेकिन आप जो प्रावधान लेके आए हैं ये व्यापार सुगमता के विरुद्ध है। किस तरह? आपने एक बात किया जाता है कि ईजिंग ऑफ डूइंग बिजनेस में कि नौकरशाही को ख़त्म किया जाएगा, लाल फीते शाही को ख़त्म किया जाएगा, राइट। लेकिन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? वही चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, बोल रहे हैं कि अलग से नोडल ऑफिसर को बनाया जाए, शिकायत अधिकारियों को प्रावधान किया गया है। तो ये क्या होता है? जो प्रावधान होना चाहिए ईजी होना चाहिए, आप उस सिस्टम को क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं, जटिलता बना रहे हैं, राइट। उसके बाद है संरक्षणवाद को बढ़ावा देना। जब अभी ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन के टाइम में जब एलपीजी रिफॉर्म अपनाई गई तो इसमें संरक्षणवाद को नहीं दिया जाता बढ़ावा। अब एक मार्केट हो जाता है, मार्केट कंपटीशन का हो जाता है, बाजारों पे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इसमें ये किया जा रहा है, इसमें ये विकल्प किया है कि आपको घरेलू वस्तु को ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो दिया जा रहा है कि जिससे कि लोकल बाजार के जो है और लोकल वेंडर जो है उनका सामान ज़्यादा से ज़्यादा बिके। इससे आपने ये कर रहे हैं कि संरक्षणवाद मुक्त बाजार जो है इस सिद्धांत का विरुद्ध आप काम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद है नियमों का संरचनात्मक बदलाव। इसमें नियमों का संरचनात्मक बदलाव कैसे है? जिस तरह से आपने नियम को बदला, ये नियम क्या है? कंपनी के संबंधित है, कानून का प्रावधान है, अस्पष्टता है। ये अस्पष्टता के कारण बहुत सारे लोग इसका मिसयूज, गलत फायदा भी उठाएंगे, जिसका मिसयूज करके वो उठा लेंगे। उसके बाद अस्पष्टता है। अस्पष्टता में आप देखेंगे ये है कि फ्लैश बिक्री पे प्रतिबंध। ये फ्लैश बिक्री आपने देखा होगा कि 12 बजे रात में चालू होगा मोबाइल का बिक्री, उस समय 10% का 20,000 का फ़ोन 10,000 में मिलेगा। ये होती है ना, फ्लैश करके आ गया। तो ये इसमें बताया गया कि फ्लैश बिक्री पे रोक लगाया गया है, लेकिन ये बिक्री पे नहीं रोक लगवाते। ये एक बात ये भी बताता है कि फ्लैश बिक्री पे ही रोक लगाते हैं, लेकिन आप सेल लगा सकते हैं। भैया ये तो आपने स्पष्ट क्लियर ही नहीं किया। फ्लैश बिक्री और सेल लगाना क्या चीज़ है? सेल में भी तो ये बोला जाता है 20% का डिस्काउंट रहेगा, 30% का डिस्काउंट रहेगा। ये सारा चीज़ क्या वही तो है। एयरटेल के द्वारा ये क्रिटिसाइज किया जाता है इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? अगला जो पॉइंट है उसमें बताया जाता है कि छोटे फॉर्म का असमानता के रूप से प्रभावित करना। इसमें यह होता है कि जब ई कॉमर्स कंपनी है, ओके, ये जो कानून है, ठीक है, ये जो नियम आपने बनाया है, इस नियम के अनुसार जो छोटे उद्योग होते हैं और छोटे बिक्री वाले होते हैं ये ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में, वो ये जो सक्षम नहीं है इस चीज़ों को स्थापित करने में, इस कानून को पूरा करने में वो सक्षम नहीं है। जहाँ से क्या होगा, इसका जो उद्देश्य बनाया गया ये उद्देश्य पूर्ण नहीं होगा, पूरा नहीं हो पाएगा, राइट, क्योंकि उनके पास क्षमता का अभाव है। उसके बाद आप मार्केट प्लेस देखेंगे तो मार्केट प्लेस में भी फेराफेरी होता है, ठीक है, लेनदारी और देनदारी का दायित्व। इसमें यह होता है कि जो बाजार के सक्षम जो कमियां दर्शाई जाती है उसका किराने स्टोर या उसका पूर्ण पाउडर इसके रूप में ये बताया गया कि इस तरफ से उत्तरदायित्व नहीं होती है। उसके बाद इस समय इस कानून की आवश्यकता नहीं थी, जैसे कानून अभी बनाया गया है ऐसा कानून की अभी आवश्यकता नहीं था। तो खुदरा विक्रेताओं के बीच जो ये प्रतिस्पर्धा है, ठीक है, प्रतिस्पर्धा है, इसको ये खत्म करता है ये कानून। इस कानून को खत्म करने की जरूरत है। इसके लिए तो आपने एक धोखाधड़ी यदि होता है छोटे छोटे उद्योगों से या उपभोक्ता से, तो उसके लिए आपने उपभोक्ता न्यायालय का तो प्रावधान पहले ही कर चुके हैं। तो इसको करने की क्या जरूरत है? इसका नेक्स्ट बताया जाता है कि आईआईसी को उपलब्धता। बाजार में आपने आईआईसी को उपलब्धता कराया, लेकिन यहाँ पे वही बात रिपीट किया जाता है कि उपभोक्ता को संरक्षण पहुंचाने के लिए एक अलग से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग नामक एक आपने निकाय बनाया है, ठीक है, एक अलग से निकाय ही बना के रखे हैं, आपके पास है, तो उसको क्यों ना हम काम में लाएं, उसको क्यों ना हमने यूज़ किया जाए कि आप एक अलग से इसको सिस्टम को फिर से बहाल कर रहे हैं, राइट। इसकी बात की जा रही है। उसके बाद इसका कुछ निष्कर्ष बताया जाता है राइटर के द्वारा। निष्कर्ष में ये बताया जाता है कि कोई भी खामियां है, ठीक है, या भ्रामक जो विज्ञापन है, डेटा लीक है,
ओके, स्पैमिंग है, इससे संबंधित इनको सिद्धांतिक को वंचित करना चाहिए, इस पर एक रोक लगाने की जरूरत है। उसके बाद है एकाधिकारवाद जो है, ठीक है, एकाधिकार, इसको खत्म करने की जरूरत है, ठीक है, विनियमन किया जाना चाहिए। उसके बाद ई कॉमर्स जो क्षेत्र है उसमें एक बड़ी संख्या में जो गिग गिग श्रमिक होते हैं, गिग श्रमिक मतलब जो आपको दिखते नहीं है, ओके, लेकिन वो भी इसमें काम करते रहते हैं, ठीक। इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जब ऐसे कानून आएंगे, इस तरह से देखा जाएगा, उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, राइट। तो इसमें जैसे गिग कानून, फ्रीलांसर जिसको हायर नहीं किया जाता है, कुछ दिनों के लिए एक प्रोजेक्ट को दे दिया जाता है, इस प्रोजेक्ट को आपको करिए, इस संबंधित ये चीज़ें था, ये राइटर बात कर रहे थे। ये जो नियम आया था ई कॉमर्स नियम के, इस नियम के जो जो कानून बनाया गया था, जो जो नियम लाया गया था, उसके विपरीत ये कुछ इसका क्रिटिसिज्म करते हैं कि आपने जो किया उसका। तो इससे आपको एक चीज़ पॉइंट आपको मिल जाएगा कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या क्या किया गया है और इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, दोनों चीज़ आपके पास मिल रहा है और सोल्यूशन के तौर पे आपको ये मिल रहा है, ठीक है। मेंस के लिए आपके इतना पॉइंट आपके लिए लिखने के लिए इस कानून में इनफ है, ठीक है, इतना पॉइंट को आप समराइज करके लिख सकते हैं। दूसरा आर्टिकल देखते हैं, कौन सा आर्टिकल है। दूसरा जो आर्टिकल है ये है दिवालियापन। दिवालियापन और दिवालियापन जो संहिता है उसके लिए है, इसको जीएस पेपर 3 के आप अर्थव्यवस्था से लिंक कर सकते हैं। इसमें संदर्भ क्या है, संदर्भ ये है कि दिवालियापन जो संहिता है उसका 5 साल पूरा हो चुका है, ओके। इसमें कि इस 5 साल में पूरा होने के बाद राइट, इसमें कुछ इसमें की विफलता और कुछ इसका क्रिटिसिज्म किया जाता है, ठीक है। क्रिटिसिज्म में ये है कि आईबीसी का कुछ आलोचना किया जाता है। आलोचना 2 मुद्दे पे किया जाता है। पहला मुद्दा ये है कि बैंकों के द्वारा जो ऋण दिया गया था, ठीक है, ऋण का बड़ा भाग पट्टे खाते में, ओके, में डाल दिया जाता है। पट्टे खाते ये होता है कि ऐसा ऋण जिसका वापसी नहीं हो पाया, ठीक है, वापस नहीं हो पाता, मतलब वसूली नहीं हो पाया, उसको हम पट्टे खाते में डाल दिया जाता है। उसके बाद कर्मचारियों और शेयर धारक जो होते हैं, ठीक है, उनके हितों को अनुचित हानि पहुंचा दिया गया है, ठीक है। जो कर्मचारी होते हैं और जो शेयर खरीद के रखते हैं, उनकी जो लाभ होती है, इसमें लाभ में ये अनुचित काम कर रहे हैं, उसकी लाभ उनको मिल नहीं रहा है। एक एक पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट हमने बात किया था, बैंकों के द्वारा ऋण का जो बड़ा पट्टा होता है उसको कहाँ पे डाल देना, जो वसूली नहीं हुआ है। इसमें यह बात किया जाता है कि विशेषज्ञ का कहना है कि अपने डिनोमिनेटर जो रूप है, ठीक है, इसको इस ऐसे रूप को क्या करते हैं, ऋण के बुक वैल्यू में आप दिखाते हैं। बुक वैल्यू में जब आप इसका उपयोग करते हैं तो इससे भ्रमण होता है, ठीक है, भ्रामिक होता है, मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है समझने में कि आपने किस जगह पे इसको दिखा दिया। उसके बाद आईबीसी, इसमें कुछ फैक्ट की बात की जाती है, तो आपको सिर्फ समझना है लॉजिक को कि आईबीसी प्रक्रिया जो आरंभ होने के बाद, ठीक है, ऋण की जो वास्तविकता होती है और उस वैल्यू जो होता है, वैल्यू बुक, दोनों में अंतर होता है, ओके। वास्तविक जो रूप से इसका जो ऋण का जो मूल्य होता है और वैल्यू में जो उसका ऋण होता है, दोनों में डिफरेंट है, ठीक है। उसके बाद है वसूली का क्षमता में आईबीसी में प्रवेश जो है, समय के साथ इनके जो कटौती की जाती है और इनमें दिखाया जाता है मापदंड जो अपनाया जाता है उद्योग का देनदार में, इसमें कमी। उसके बाद दावे का प्रतिशत ये किया जाता है, और खासकर अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में आईबीसी के माध्यम से राशि को 75% वसूल किया था, जो कि यहाँ पे नहीं दिखाया गया, ठीक है। और एक चीज़ ये होती है कि जब दिवालिया हो जाता है, ठीक है, कोई कंपनी दिवालिया हो गया, उसके बाद वो कंपनी ने वसूली किया, इसका यहाँ पे दिखाता नहीं है, उसको तो आपने दिखाया नहीं। आपने बोला कि मेरा सभी पैसा डूब गया, मैं दिवालिया घोषित कर लिया, आपने आपको दिवालिया हो गया, लेकिन आपने बाद में जो वसूली कर लिया और वहाँ से जो आपको संपत्ति वसूली हुआ उसको कौन दिखाएगा, राइट। ये सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉब्लम बताई जाती है। उसमें कुछ है, इसमें दूसरा पॉइंट जो है कि जो हितधारक होते हैं और जो आपने, यदि आपका जो शेयर है कोई खरीदा है या कर्मचारी है, इससे उसको घाटा होता है। क्या घाटा होता है, यदि आप ऋण लेते हैं, ठीक है, और एक शेयर धारक है, यदि आपकी कंपनी को लॉस होती है तो उनकी भी लॉस होती है। लेकिन आपने जब दिवालिया घोषित किया तो कंपनी भी लॉस की हो गई, लेकिन उसके बाद आपके पास जो वसूली हुआ उससे जो पैसा आया, तो क्या आपने शेयर धारकों को पैसा दिया, क्या आपने कर्मचारियों को पैसा दिया? नहीं, ठीक है। तो इसी से संबंधित है। तो इनकी जो निगम परिसंपत्ति है उसका मूल्य अधिक हो जाता है, ठीक है, अधिक करवाना। उसके बाद करदान क्षमता, ठीक है, कर चुकाने के सक्षम नहीं फर्म के मामले, ठीक है,
ऐसे ही फॉर्म को लाभ दे दिया जाता है, कर दिया जाता है। जो फॉर्म सधाने के फॉर्म में लगता है, अनुमान है कि मैं यदि ए व्यक्ति को यदि हम लोन देता हूँ तो ये पैसा मुझे नहीं दे पाएगा, लेकिन फिर भी हम इसको लोन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ऐसा मामला सामने निकल के आता है। इसका मतलब यह है कि किसी भी समय उद्देश्य को केवल एक वर्गों के वित्तीय पोषकों को लाभान्वित किया जाता है। मतलब इसका मतलब एक ही हुआ कि कंपनी अपनी अपनी लाभ देखेगी और कहीं का लाभ नहीं देखेगी, राइट। तो इससे संबंधित था। तो आज हमने 2 आर्टिकल पढ़ा, ठीक है। दोनों आर्टिकल को हमने डिस्कस किया और इस कंटिन्यू रहेगी, आप इसको पूरा आर्टिकल कवर करिएगा। और करंट अफेयर के लिए पीटी से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, मैं 6 बजे शाम को अपलोड करता हूँ। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप उसको भी कवर कर सकते हैं। अब बोधा इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।